हमारे पूर्व अध्यक्ष कृष्ण जी सारण और सरपंच प्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य आदरणीय मोहन सिंह जी, युवक कांग्रेस के अभी वर्तमान में निर्वाचित हुए श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष उपस्थित है श्री मोहन सिंह धाड़क और जय सिंह जी मेघवाल और सावा के मंडल अध्यक्ष भाई महेंद्र खान जी और हमारे सातु मंडल के अध्यक्ष भाई हनुमान जी कसवा, हमारे बीच में हमारे चेयरमैन है प्रियंका बानो, उनके ससुर के प्रतिनिधि श्री तुलसी खान जी, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्षद वरिष्ठ नेता श्री भागीरथ सिंह भामी यहाँ उपस्थित है, हमारे सभी उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण और एक नाम हमारे सबसे बड़ी पंचायत के सरपंच श्री करमचंद जी, हमारे सरपंचों के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि है तुलसी जी और सभी उपस्थित मंच पर मेरे वरिष्ठ साथीगण, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है आप सबकी। मैं आप सबका सामूहिक रूप से इस हर ऐसे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफी दिन से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन बनते बनते आज कुछ घड़ी आई कि आपके बीच में आना हुआ। कालवास से मेरा कोई आज का लगाव नहीं। जब मैं सांसद था लोकसभा का, तब से मेरा आपसे जुड़ाव है। आपने हमेशा भरपूर मुझे अपना लाड और प्यार दिया है और मुझे याद है मैंने सांसद के रूप में आपके यहाँ पर मुझे एक बात रखी सबसे पहले कि बुढ़ानिया जी, यहाँ हमारे कुआं बना हुआ है, हमारी बहनें और भाई जो है हाथ से पानी निकालते हैं, बड़ी भारी तकलीफ है। तो मैंने तुरंत जो है उसको जो है उनका रस्सा छुड़वाया और उसको मैं आपके जो है बिजली से चालू करवाया। याद है ना आपको या नहीं है? कितने लोगों को याद है? उसका आदमी बताओ। अरे 2-3 लोगों को याद है। ये क्या काम कर रहे हो? आपके गांव की स्कूल, आपके गांव की स्कूल को भी मैंने ही बनवाया था, सीनियर। याद है कि आपको? कितने लोगों को याद है? उसका आदमी बताओ। पक्की बात है। तो ये सारी ये इस बात का सूचक है कि आप और हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। आपने विधायक बनाया, विषम परिस्थितियों में आपने साथ दिया। मैंने कहा था कि मैं राजस्थान का सीनियर कार्यकर्ता हूं, मुझे रोकने का प्रयास करेंगे लोग कि मैं राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचूं। अथक प्रयास किया उन्होंने मुझे रोकने के लिए,
ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने खड़े कर दिए गए जो वोटों का विभाजन हो और मुझे नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को और मेरे सभी ग्रामीण भाइयों को। आपने बहुत समझदारी से काम किया और आपने भारी मतों से मुझे जिता करके भेजा यहां से। उनके सपने को आपने साकार नहीं होने दिया, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। मेरे खिलाफ चुनाव में कहते थे बुरानिया जी आएंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, अनेक तरह की अलग अलग बातें की। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान का पहला विधायक हूं तो सबसे ज्यादा गांव में घूमता हूं, जनता के बीच में रहता हूं। और मैंने एक अनूठा प्रोग्राम चलाया हुआ है, आपका विधायक आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार। राजस्थान के अंदर कहीं नहीं चल रहा ऐसा प्रोग्राम मैंने चलाया और मैं पिछले 1 साल से लगातार में ये चौपाल का कार्यक्रम मैं गांव में पंचायतों में करता रहा हूं। कई फायदे होते हैं इसके, रूबरू मिलता हूं सबसे बात करता हूं। अधिकारी हमारे साथ होते हैं, हमारे एसडीएम साहब यहां उपस्थित हैं, हमारे वीडियो साहब यहाँ उपस्थित हैं, हमारे यहाँ थानेदार जी उपस्थित हैं, हमारे यहाँ पे अन्य बिजली पानी के अधिकारी उपस्थित हैं। साथियों, मौके पे ही समस्याओं का निस्तारण करने की मैं कोशिश करता हूं। आज आपको तारानगर जाने में, आपको शायद जाने में तकलीफ होती है, पैसे खर्च होते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे कामों के लिए आप भागदौड़ करें तो उचित समझा कि मैं जनता के बीच में जाकर के इस तरह की जागृति पैदा करूं। साथियों, मैं विधायक बना और 4 साल का जो मेरा हिसाब किताब था, जो मैंने 4 साल में जो सेवाएं की तारानगर को, वो मैंने मुंह जुबानी नहीं गई। मैंने 4 साल की पुस्तक जनता के बीच में भेजी कि मैंने ये काम करवाया। राजस्थान का पहला विधायक हूं जो जनता के प्रति जवाबदेही हूं और जनता को मैंने सबको बताया कि आपके लिए मैंने ये किया, हिसाब दिया है। हिसाब देना चाहिए जनप्रतिनिधि को। आज हिसाब नहीं देते तो लोग विकास की बात नहीं कर सकते, काम की बात नहीं करते, झूठी बातें, इधर उधर की बातें करके वो अपना मत हासिल करते हैं आप लोगों का। मैं इस पे बाद में आऊंगा। पहले आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। जब वो मुख्यमंत्री बने, जब मंत्रिमंडल बनने का सामने आया, हर आदमी, हर एमएलए ये चाहता है कि मैं मंत्री बनूं। मैं 3 बार लोकसभा में काम किया हुआ, आपके आशीर्वाद से जीता। 3 बार मैं राज्यसभा में गया, जीता। राजस्थान के विधायकों की वोट लगते हो। 6 बार मैं एमपी रहा और दूसरी बार विधायक। ऐसे बहुत कम लोग हैं राजस्थान में। लेकिन मेरे दिल ने एक ही बात कही कि नरेंद्र बुढ़ानिया तो राज्यसभा में रहा हुआ है, जो सबसे ऊंचा सदन है, जिसमें प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मुख्यमंत्री और राज्यपाल और गवर्नर जो बने हुए लोग में सदस्य होते हैं। तुम एक किसान के बेटे हो, तुम्हें इतनी ऊंची जगह सोनिया गांधी ने दी है, तो मेरे मन में था कि मंत्री पद कोई मायना नहीं रखता। मैंने मुख्यमंत्री जी को एक बात कही, मुख्यमंत्री जी आप मुझे मंत्री बनाए नहीं बनाए, मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं एक ही मांग करता हूं कि बीजेपी के राज में
किसानों के पेट पे लात मारी गई, आने वाली नौजवान पीढ़ी का गला काटा और हमारी जो सिंचित जमीन थी उसको काट दिया है। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जो रकबा कट गया उस रकबे को जोड़ दो आप। मैं मंत्री से कम नहीं समझूंगा अपने आप। धन्यवाद। और मुझे खुशी है बताते हुए, मुख्यमंत्री जी के सामने बड़ा कठिन काम था ये। उनके दिमाग में लोगों ने भर दिया कि आप तारानगर का करोगे तो राजस्थान के विधायक सब लोग आगे आ जाएंगे, सब मांग करेंगे और आपकी आफत बन जाएगी। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और विधानसभा के अंदर पहले बजट के अंदर 20,000 हेक्टेयर जमीन जोड़ने का घोषणा कर दी। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं। आज लोग नहर की बात करते हैं, आज जो है नहर की बात सोचने लगे। 20 सालों के अंदर नहर का नाम नहीं। जो लोग पैदा हुए थे वो वोट देने लायक हो गए, आज वो वोट डालेंगे, उन्होंने नहर का नाम सुना नहीं। आज मुझे खुशी है कि तारानगर के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर मुझे धन्यवाद भी देते, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते और आगे अपनी बात किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसान का बेटा हूं और आज किसान के मन के अंदर एक जागृति पैदा हुई है। बिना जागृति कुछ नहीं होता। बच्चे को मां दूध भी नहीं पिलाती, रोने में मिलाती है। साथियों, जागृति पैदा होना, मन में उत्साह पैदा होना, अपनी बात को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। हम आप को आगे नहीं बढ़ाते, लोग जो है वो दूसरे बातें करके आपका ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब को गणेश मान करके आगे बढ़े, गरीब को गणेश मान के आगे बढ़े। जितनी योजनाएं बनाई उन्होंने वो गरीब और किसान के लिए बनाई। आज अभी के रात कैंप चल रहे हैं और रात कैंपों के अंदर अनेक सुविधाएं जो है वो किसान को और गरीब को मुहैया कराई। सारे जो है उन्होंने गारंटी कार्ड दिया है, गारंटी कार्ड। कोई ऐसे नहीं दिया, अपने दस्तखतों से गारंटी कार्ड दिया आपको। आज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे खुद को याद है कि एक व्यक्ति बीमार होता था, कोई बहन बीमार होती थी तो टीका लगाने के लिए पैसा नहीं होता था जेब में, और होता था तो बड़ी मुश्किल होती थी। आज लोग बिना इलाज के मर जाते थे, बिना इलाज के अभाव में जो है वो अपना इलाज नहीं कराते थे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए तक की जो है इलाज फ्री कर दिया। किसी व्यक्ति के किसी बीमारी में 25 लाख रुपए तक खर्च होते तो सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार के खजाने से पैसे भरे जाएंगे उसके लिए। कोई छोटी बात है। आज किसी के घर के अंदर एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी भारी तकलीफ होती है। जो कोई आदमी जाता है, मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए की जो बीमा करती है, ऐसी घटना होते ही तुरंत घर पे चेक पूछता है 10 लाख का। वो महसूस करते थे कि वो जो बच्चा चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके पीछे कोई संभालने वाला नहीं होगा, उसके भी बच्चे होंगे। आज हम लोग बड़े खुश हैं, 100 यूनिट तक फ्री है आपकी बिजली,
जीरो बिल आएगा, जीरो। आज हम जीरो बिल की बात करते हैं, पैसे वाले लोग तो बिल बढ़ा देते हैं अपना, लेकिन महीना आते हुए देर नहीं लगती है, महीना आते हुए देर नहीं लगती है, और वो रोकड़ा पैसा भरना पड़ता है बिजली का। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट फ्री कर, 2 महीने से बिल आता है तो 200 यूनिट, उसके बाद जब चलेगी तो मात्र आधा पैसा लगेगा उसका। इस प्रकार की बात आज हमारे क्षेत्र में कुएं नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुओं वालों को याद किया कि वो किसान बिल नहीं भर सकता, वो देश का अनाज पैदा करके देता है, उन्होंने 200 यूनिट फ्री कर दी उनकी 1 महीने की, 2 महीने की 400 यूनिट। आज इस प्रकार के फैसले आज उन्होंने वृद्धावस्था लोगों के लिए एक सम्मान पेंशन योजना लागू की, 500 750 रुपए पहले देते थे, अभी उन्होंने 1000 रुपये कर दिए, 1000 रुपये कर दिए होंगे। और एक फैसला कर दिया विधानसभा में कि हर महीने 15% बढ़ेगा हर साल। इस साल 11,000 रुपये मिलेंगे, अगली बार 11,500 रुपये मिलेंगे, हर साल बढ़ते जाएंगे। ये व्यवस्था एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की है हमारे बुजुर्गों के लिए। आज आदमियों की नहीं, पशुओं का भी ख्याल रखा है। आज हमारी लंबी बीमारी आई थी, अभी हजारों लाखों हमारे पशुधन खत्म हो गया था। कल की तारीख में उन्होंने 200 करोड़ रुपए, कोई थोड़े बहुत कम होंगे 200 करोड़ से, 200 करोड़ रुपए जिनके पशु मर गए उनको दिए। 2 तो ये मर गया, शहर देखते कह रहे हैं 5 से 1 नंबर से कि 2 तो हमारे गांव के भी आ गए, बाढ़ गए। और उन्होंने लंबी गाय नहीं, इस रात कैंप के अंदर प्रत्येक किसान की 2 पशुओं का बीमा कर दिया 40,000 का। यदि कोई इस प्रकार की आज हम लोग उनकी बातें करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं अशोक जी को, जो शानदार काम किया। आज हम पीने के पानी की बात करते हैं। जब एमएलए बना तो मैंने देखा कि तारानगर तो बहुत अच्छा क्षेत्र है, नहर का पानी मिलता होगा, खाना बैठो एक बार, 2 मिनट बैठ जाओ। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, आपका भाषण है, इसके बाद में आज अम्बेडकर भवन का शिलान्यास हो रहा है। इस अवसर पर प्रसाद का वितरण साहब अपने हाथों से करेंगे तथा पेड़ों का वितरण भी किया जाएगा। पेड़ भी लेकर के जाएं और प्रसाद भी लेकर के जाएं। अभी मैंने आपको बताया कि कालवार से मेरा प्रेम है, कालवार से मेरा प्रेम है। जब आया तो शायद वही कौन होगा जो कुमार राम जी ने बनाया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उसको चालू करवाया आपके पानी के लिए। तो आप समझिए कि उस जमाने में जब पानी निकलते था हाथ से, आपको वंचित, आपको काम करके आपको हटाया और आपको पानी मिला। आज कालवार पानी की सबसे बड़ी मांग, ये बहने में थी ना थी। मेरा संकल्प था कि मैं तारानगर की मेरी बहनों का, विधानसभा क्षेत्र की बहनों के सर पे गड़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ही गड़ा तक करके नहीं जाएगी। मैं घर घर पूजा लगाऊंगा सबके। मैं अब तक 65 गांवों में घर घर पानी दे चुका, 65 गांव, और अब गांव बचे मेरे, उसके लिए 360 करोड़ रुपए में मंजूर कराए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने भगवान से प्रार्थना कर रखी है कि हे भगवान,
मेरे मुंह से कोई झूठी बात नहीं निकल जाए, निकलने लगे तो पकड़ लेना उसको, जो निकले वो काम होना चाहिए। आज जब आपके गांव में आया हूं, जब आपके गांव में आया हूं, पहले आया था बैठने के लिए, उस वक्त मैंने गांव के लोगों को कहा था कि मैं आपकी टंकी मंजूर करवाऊंगा, योजना में नहीं थी, मैंने टंकी मंजूर करवाई पहले, फिर बाधा आती रही। ये विपक्ष के लोग नहीं चाहते राजस्थान के अंदर कि गरीबों के काम हो, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं परेशानी से मुक्त हो, रोड़े अटकाते रहते। लेकिन आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद परसों उसकी टीएस जारी हो गई और सोमवार को एफसी जारी हो जाएगी और अगले शुक्रवार तक इसके टेंडर हो जाएंगे। बहनों, यहां आया हूं तो आपके लिए कुछ सोच के आया हूं, यहां आया तो खाली हाथ नहीं आया। टंकी बनेगी कालवास में जोरदार, बहुत से लोग चाहते थे कि नहीं बने, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से बात करके मैंने उनके सामने आंकड़े रखे चुनाव के। मैंने कहा देखिए इस गांव ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप ये टंकी बना देंगे तो मैं समझता हूं कि आपको और मेरे को पार्टी को बहुत ज्यादा सहयोग होगा। उन्होंने मेरी बात मानी और बिना योजना होते हुए कालवास की टंकी को मंजूर किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी टेंडर होने के बाद मैं निवेदन करके आया हूं सारे अधिकारियों से जयपुर के अंदर कि आप टेंडर की प्रक्रिया को शॉर्ट रखें, लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप 1 महीने की जगह 15 दिन का टाइम दीजिए, सुनेगा। ये सारी चीजों के मैं लगा हुआ हूं और कालवास की प्राथमिकता के ऊपर है। आज हम लोगों ने पूरे तहसील के अंदर शानदार काम किए, सड़कों के जाल बिछाए हैं मैंने चारों तरफ। जितनी तारानगर की बड़ी सड़कें, जितनी भी बड़ी सड़कें, उन सबको ऐसी सड़कें बना रहा हूं कि आपके पेट का पानी नहीं लेगा। ऐसी शानदार सड़कें, चाहे तारानगर से चूरू हो, चाहे तारानगर से हरियाल हो, नेशनल हाईवे को जोड़ा जाए, चाहे तारानगर से सावा हो, चाहे बालेरी से सावा हो, आपकी शानदार सड़कें बन रही है। और ये तो आप रोज जाते हो उसके ऊपर देख रहे होंगे आप। ऐसी सड़कें बनेगी कि 25 साल तक मदद करने का काम नहीं पड़ेगा उनका। ऐसी शानदार सड़कें बनेगी। सड़कों का जाल बिछाया है मैंने। अभी मैं कांजन गया था, दिल्ली गया था, गुड्डी गया था, मोडावासी गया था और वहां पे सड़क चलने लायक नहीं, चलने लायक सड़क नहीं। मैंने फोटो खींची और फोटो खींच करके मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। मैंने कहा ये सड़क पे चल गया हूं आज। 50 करोड़ रुपए उसी वक्त उन्होंने सैंक्शन कर दिए, बदीन से लेकर के सिद्धपुर रोड तक। धन्यवाद। 50 करोड़ रुपए। अभी हमारे, मैं आज अखबार पढ़ रहा था, उसमें चूरू के विधायक जी ने, वरिष्ठ नेता है वो, नेता है प्रतिपक्ष के,
अखबार में ये है कि बीजेपी का राज आया तो शुरू के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाना। अरे मैं 500 करोड़ की सड़कें करवा दी अकेली, 500 करोड़ की, 250 करोड़ की तो अकेली बन रही आपकी है, चूरू से तारानगर और सावा तक, और आगे कोशिश है मेरी आगे जोड़ने की, इधर नॉर्थ से बादरा से चल रहा है काम। ये सड़कें क्यों बन रही हैं? ये सड़कें इसलिए बन रही हैं, सुविधा तो होगी होगी, तारानगर का विकास तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में रोजगार भी पैदा होगा। आज ये सड़क बनेगी आपकी, इसमें सैकड़ों मेरे नौजवान भाई अपना काम करेंगे। कोई किसी चीज की दुकान खोलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई टायर पंचर की दुकान खोलेगा, कोई पेट्रोल पंप बनाएगा, कितने तरह के काम गिनाऊं आपको मैं। ये सारी मेरे नौजवान भाइयों के लिए मैं कर रहा हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यही नहीं, मैंने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है, छोटे छोटे सड़कों का। जितना काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ, उतना काम मैं इस 4 साल के अंदर करवाया है। साथियों, मेरी एक लड़ाई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बहनों ध्यान से सुनना आप भी। मेरी एक लड़ाई है, एक विकास करने की लड़ाई, दूसरी लड़ाई जातिवाद और धर्म खत्म करने की लड़ाई। आज जिस प्रकार से तारानगर के अंदर जातियों का जहर घुला हुआ है, एक जाति दूसरे के साथ बैठती नहीं है, लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए इन लोगों को जातियों से लड़वाने का काम किया। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे काम करवाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा लोगों को ये 36 कौम के काम है, 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम है। अभी मैं एक गांव में था राजगढ़ तहसील के, तो कहा बुरानिया जी आपने बहुत जोरदार काम किया विकास का, दूसरी लड़ाई जो आप बात कर रहे हो ये तो पाताल में बैठी हुई है, कैसे दूर करोगे? इसकी जड़ें तो बहुत नीचे तक चलेगी। मैंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मेरे को एक ऐसी जेसीबी चाहिए जो पाताल में से जड़ खोद के निकाल के लेंगे, पाताल में से जड़ खोद के निकाल। मैं अभी राजेंद्र जी को बता रहा था, 700 से ज्यादा कर्मचारी मैं अब तक बाहर से तारानगर में लेके आया हूं, 700 से ज्यादा सभी विभागों में। आज उसकी लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको 36 कौम मिलेगी, 36 कौम मिलेगी उसके अंदर। आज मैंने जो फैसले किए, मैं बता रहा था इनको कि करोड़ों रुपए साल के बचे हैं मेरे किसानों के। जो 700 लोग आए हैं वो साल के अंदर 5-6 बार अपने घर आते थे, तो उनके हजारों रुपए खर्च होते थे। आज वो अपने घर में आ गए, अपनी तहसील में आ गए, तो सारा पैसा बचा और घर की रोटी खाने लगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो है 4 महाविद्यालय खोले। मैंने 4 महाविद्यालय 4 साल में। मैंने कृषि महाविद्यालय खोला है, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला है, लड़कियों की पीजी कॉलेज खोली है तारानगर में, सावा में डिग्री कॉलेज खोला है, राजकीय डिग्री कॉलेज, ये करमचंद जी के। और तो और आजादी से बाद 2018 तक, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे सरकार ने आंकड़े दिए, 18 सीनियर स्कूल थे
और आज इन 4 सालों में 18 से बढ़ के 65 हो गए। 65 सीनियर स्कूल है, 14 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, अशोक गहलोत जी, कि गांव का बच्चा भी इंग्लिश पढ़ करके उन बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चों से मुकाबला करे, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके आज वो लड़ाई लड़े जो शहर का व्यक्ति लड़ता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, मैंने 14-15 इंग्लिश स्कूल खोले, अभी 12-13 और लाइन के अंदर है। मैंने 20 दिन के अंदर आप लिस्ट देखोगे तो आपको 12-13 इंग्लिश मीडियम स्कूल सीनियर और नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किया। हमने जो है तारानगर के अंदर, जब मैं गांव में जाता हूं मेरी बहनों, तब मैं पूछता हूं उन बेटियों से, मैं पूछता हूं बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी पढ़ी हो? तो वो कहती है मैं 8वीं पास हूं। आगे क्यों नहीं बेटा? तेरे 8वीं में कितने नंबर है? कि मेरे फर्स्ट डिवीजन। जब 8वीं में फर्स्ट डिवीजन है तो क्यों छोड़ी तूने? तो उसने मुझे जवाब देती है कि फीस भरने के लिए पैसा, ड्रेस के लिए पैसा, किताबों के लिए पैसा नहीं। मेरे गरीब परिवार से आज ये बताइए, आजादी के 70 साल बाद यदि किसी बहन की बेटी यदि पढ़ नहीं सके, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैंने डिस्कस किया मेरे साथियों से, तो मुझे उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय की योजना है। साथियों, मैंने सपना लिया उस गरीब की बच्ची को पढ़ाने के लिए। क्या मेरा गलत सपना था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गलत हो तो बताओ मुझे। मैंने गरीबों के लिए सोचा ये, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा तारानगर चूरू जिले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 के अंदर 5 जगह ये स्कूल खुले हुए, तारानगर में क्यों नहीं? बोले ये बात तो जनता से पूछो, ये तो जनता से पूछो कि तारानगर में क्यों नहीं हुआ। अरे किसी ने सोचा ही नहीं होगा, मांगा ही नहीं होगा तो कहां से होगा? तो मैंने कहा मेरे को प्याज से चाहिए, सूद तो चाहिए, ब्याज सहित चाहिए। तो क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा 5 करोड़ की बिल्डिंग बना के दो जिसमें मेरी बच्चियां रहेंगी और पढ़ेंगी, और 75 लाख रुपए सालाना उन बच्चियों की फीस पे, खाने पे, उसकी ड्रेस पर, उसके इलाज पर जो भी खर्चे होंगे, यानी बूट पॉलिश भी उसमें शामिल है। 75 लाख रुपए साल की सरकार देगी उन बच्चों के लिए, और 200 बच्चे लेके आए हूं। राजस्थान के अंदर हर स्कूल में 100 बच्चे हैं और मैं पहली साल 200 बच्चे दिया है। साथियों, छोटी पढ़ाई 5 से लेके 8वीं तक 100 बच्चियां, और 8वीं से बड़ी में 100 बच्चियां। 2 तल्ले का बन रहे हो, नीचे के तल्ले में छोटी बच्चियां रहेगी, ऊपर के तल्ले में बड़ी बच्चियां रहेगी। बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, काम रोकेंगे, होने नहीं देंगे ये। जब उसका पाया भर रहा था तो 200 इकट्ठे गए लड़के, नौजवान भाई जो परमिट करके लाए गए। मैंने उनके पास गया कि मैं सुनूंगा आपकी बात। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह आप बना रहे हो ये जगह तो करोड़ों रुपए की है, यहां तो बच्चे हम लोग खेलते हैं। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आपके जो खेलते हो
यहाँ कोई ना तो चार दीवारी है, ना कोई बैठने उठने की जगह है। आप जो प्रोग्राम करते हो तो जमीन के ऊपर बैठते हो, जो देख रहे आते हो। खिलाड़ियों के लिए ना नहाने की जगह है, ना कपड़े बदलने की जगह है। मैं आपके लिए शानदार स्टेडियम बनाऊंगा। उस स्टेडियम में खेलना इस खुली जगह पे नहीं। मैं जानता हूं क्यों कह रहे हो आप, इसे भ्रमित हो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम रेवासी के अंदर और संजय के ऊपर हम 4 हेक्टर 8 बीघा 4 बीघा जमीन हम आपको निःशुल्क दे देंगे, दान में दे देंगे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्या मैं छोटी छोटी बच्चियों को शहर से 15 किलोमीटर दूर रख सकता हूं? क्या उनकी सुरक्षा हो सकती है? क्या उनकी सार संभाल हो सकती है? जो माँ बाप को छोड़ करके पड़ेगी तो बच्ची, क्या उसकी सुरक्षा हो सकती है? क्या हंगामा मचा देंगे? चुनाव में आपको कोई युवा वोट नहीं डालेगा। मैंने कहा मैं युवाओं से बात करूंगा। जब मैं युवाओं को कहूंगा मैं स्टेडियम बना रहा हूं आपके लिए, शानदार स्टेडियम जो चुरू जिले के बराबर होगा, और कभी मौका लगा तो उससे भी बड़ा होगा। सारे युवा मान के 2 करोड़ रुपए लेके आया स्टेडियम के लिए, और स्कूल के पास में स्टेडियम बन रहा है। आज इतना शानदार स्टेडियम बनाऊंगा बच्चों के लिए, सारे बच्चे मांगे, और टाई फीस हो गई उन लोगों की, टाई फीस हो गई। आज मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहा हूं, मेरे नौजवानों के लिए काम कर रहा हूं। ये देश का भविष्य है। आज मैंने 20,000 हेक्टेयर जमीन जुड़वाई है, आने वाली पीढ़ी के लिए जुड़वाई है। आज 104 किलोमीटर नहर बनेगी, 50 किलोमीटर बन चुकी है, 50 पूरा काम चालू करूंगा। 104 किलोमीटर नहर कोई छोटी बात नहीं, जिसमें 20-30 साल लगते, उतना काम मैं 4 साल के अंदर करवा दिया। आज एक सपना लेके चले कि आने वाली पीढ़ी को पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, वो भी किसान अपना बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा संपूर्ण जीवन आपके लिए है। मेरे राजनीति के 42 साल आपकी सेवा में पहले गुजरे और बाकी गुजरेंगे। नहर का काम मैं लेके चला हूं, आपके कालवास और 2-3 गांव और हैं, वो गांव कभी योजना में नहीं थे। योजना बनी नहीं इन गांवों के लिए। अब नई योजना बनाना बड़ी कांटे की धार होती है। वो तो रकबा कटा हुआ था, आपके पड़ोसी एमएलए आके माजरा के, उन्होंने भाषण दिया विधानसभा में कि वारे वाह नरेंद्र गुड़ानिया, वारे वाह अशोक गहलोत, तूने नहर का रास्ता तो खोला। एक कहावत याद आती है, मैं कहता हूं सबसे। एक चौधरी और एक बनिए दोस्त थे, रोज मिलते थे। एक दिन चौधरी साहब आने में लेट हो गई, जब टकटकी लगाई देख रहा था दोस्त, तो दोस्त को नजर नहीं आया, एक काला नाग नजर आ गया, एक पुरुष का। एक आपको माइक का बकर को दोनों का नहीं आता। और मैं तो सेठ देखा नहीं जाने वाले हो, अब सेठ हो जाओ तो नाक खांसी। आप 2 दिन गया, वो सारे शहर दापड़ गयो सेठ जी, दापड़ गयो तो पाठक को निकले, शाम से निकल गयो आगे, वो बाहर निकल गयो तो सेठ जी रोया। बाहर निकलने के बाद इतने चौधरी जी आ गया तो देखने ला गया,
बोले शेख जी एक बार बताओ, वो खतरा तो चले गए, अब क्या रहे हो? अरे बोले चौधरी तेरे पुतो को नहीं, और गेंदो बढ़ा गया, वो गेंदो बढ़ा गया और फेरा गया। मेरे भाइयों, मैंने नहर का रास्ता खोला है आपका, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा कि आप कितना बढ़ाना चाहते हो, इसका किस प्रकार से नहरों के काम चाहते हो। आपने ऐसे लोगों को हाथ में दे दी लगाम, तो ये काम जो मैंने चालू किए, नए तो काम दूर के होंगे, ये भी बंद कर देंगे। ये नहीं चाहते किसानों की नहर बने। हमने जो है कालवास के लिए शुरुआत की है, हम कालवास के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई है डीपीआर बनाने की। डीपीआर वही बनती है जो मुख्यमंत्री फैसला करता है। आपका ये डीपीआर का मतलब समझते हो? डीपीआर का मतलब होता है एस्टीमेट, तकमीना, प्लान, कैसे आएगी, कितना पैसा खर्च होगा, ये सारा इसको डीपीआर बोलते हैं। आपकी डीपीआर की घोषणा हुई विधानसभा में, आपकी डीपीआर बन रही है, बनके तैयार भी हो गई होगी। हम 2 कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़े साथियों। हम आगे 2 कदम बढ़े हैं तो 4 कदम भी बढ़ेंगे। हम 2 कदम बढ़े तो 4 कदम भी बढ़ेंगे, लेकिन हम 1 कदम भी नहीं बढ़ते तो 4 कदम नहीं बढ़ सकते थे। पहले किसान को बीज डालना पड़ता है, जब बरसात होती है तो बीज डालना पड़ता है, बीज पैदा होकर उगता है, फिर निदान होता है, फिर काटते हैं, फिर निकालते हैं, बीज डालते अनाज नहीं होता। तो ये शुरुआत मैंने कालवास के लिए की। ये कोई छोटी बात नहीं है, इन बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम होगा। ये आज अनेक काम के कृषि महाविद्यालय खोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे 40-45 कर्मचारी है, तो शिक्षा जो है जो आई क्यों कृषि विभाग से पर्यवेक्षक कृषि में 42 आदमी काम करते हैं तारानगर में। 42 में एक ही तारानगर का नहीं है, एक ही शुरू का नहीं है। सारे आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर इस साइड के आदमी आज 42 में जाते लोग तो भाषा के लगे हुए। अभी मेरे को एक दरख्वास्त दी थी यहाँ पे, अभी दरख्वास्त दी थी मेरे को कि पशु में कोई खाली है, तो पशु में और आपके इसमें कृषि के अंदर कोई कर्मचारी नहीं है। क्यों? इतना बड़ा सेक्टर है, मेरे नौजवान भाई आगे पड़ेंगे, क्या वो खेती के समझ में अंतिम रहेंगे? इसलिए मैंने नियम कानून बदल के ना संभाल स्तर पे कृषि महाविद्यालय खुलते हैं, संभाल स्तर पर वो मैं तारानगर में देख रहा हूं। आने वाली पीढ़ी वैज्ञानिक बनेगी, कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, कृषि सहायक बनेंगे, लोग जो है सैकड़ों विद्यार्थी हमारे इसमें पढ़ के निकलेंगे। साथियों, जितने भी काम करवाया मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किया है। जब मैं एमएलए बना था तो तारानगर के अंदर प्रधान जी बता रहे थे, तारानगर के अंदर ओसीजी भी बता रहे थे, तारानगर के अंदर अस्पताल में गया मैं एक बार, जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था, राज्यसभा का सदस्य था, मैं अस्पताल में घूमने गया निरीक्षण करने। अस्पताल के अंदर एक महिला, वृद्ध महिला, मैंने पूछा माँ जी आप कैसे बैठे हो यहाँ पे? उसके हाथ में लाठी थी। उसने कहा बेटा मेरे बहू के बाल को बाल हुआ है,
उसकी रखवाली भी नहीं है। इसके ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं अस्पताल के। ये आवारा जानवर उठा के ले जा सकते हैं, इसमें लाठी लेके बैठी हो। ऐसी थी अस्पताल की हालत। आपके कोरोना की बीमारी आई, ऑक्सीजन करते हुए बहुत से लोग परेशान हुए। कई लोग तो मर भी गए ऑक्सीजन के अभाव में। नौजवान को एक्सीडेंट हो जाता है, उसका उपचार नहीं होता तो जयपुर पहुंचता है तो मर जाता है, खून बह जाता है। 25 बेड का अस्पताल था तो मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद कहा मैंने कि मैं अस्पताल की दशा सुधारूंगा। 25 बेड का अस्पताल मैं 100 बेड का कर दिया है। 100 बेड का अस्पताल, और 100 बेड का ही नहीं, उसको जो दर्जा दिया है उप जिला अस्पताल का, उप जिला अस्पताल का, जिसके लिए 13 बीघा जमीन अलग से स्वीकृत कराई है। करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल बनेगा, बहुत बड़ा, और जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इसी हॉस्पिटल में चलता रहेगा। 100 लोगों का स्टाफ होगा, 32-33 डॉक्टर होंगे, सब स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रॉमा सेंटर में खुलवाया कानून से हटके। आज जो है ट्रॉमा सेंटर के अंदर कोई आदमी को जयपुर और बीकानेर जाने की आवश्यकता नहीं है, चुरू जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे शानदार डॉक्टर है जो बड़े से बड़ा इलाज करते हैं। आज जो ऑक्सीजन नहीं थी, मेरे किसान भाई बिना ऑक्सीजन के अभाव में तकलीफ में उठे, मैंने 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, 2-2.5-3 करोड़ के। आज जो है मेगा लैब बना रहा हूं, मेगा लैब, जहां सारी बीमारियों की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्री। ये सारी जो है हमने कई 2 CSC खुलाई, कई मैंने PHC खुलाई, और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज जो है हम लोग जो है नारायणगढ़ की दशा सुधारने के लिए आपके जो है बहुत से काम किए। आपके जो है आपके जो है DSP ऑफिस खोला। पहले राजगढ़ जाना पड़ता था, मैंने ADJ कोर्ट खोला, उसके लिए राजगढ़ जाना पड़ता था। मैंने कृषि फूल मंडी खोली, पहले स्वतंत्र कृषि मंडी नहीं थी, राजगढ़ के नीचे थी, उसको मैंने स्वतंत्र किया है। मैंने सावा के अंदर उप कृषि फूल मंडी खुलाई है। तो ये हमने जो है कृषि के क्षेत्र में खूब काम किया है, और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम करते रहेंगे। आपके जो है अनेक शहर के अंदर हमारे चेयरमैन साहब और पार्षद लोग बैठे, आप भी जाते हो, जितने भी सड़कें जो हमारे बाहर की सड़कों को जोड़ती है, जैसे सावा की सड़क हो, सरदार की सड़क हो, बाईपास हो, इंदिरा कैनाल की रोड हो, सारी रोडों से शहर को जोड़ने वाली रोड है, तो सारी मैंने डबल रोड बनाई। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। हिसाब आप करोगे तो पिछले 40 साल से मुकाबला करना पड़ेगा आपको। मुझे ताज्जुब होता है कि किस प्रकार से लोग आ रहे, किस प्रकार से लोग आ रहे, किस प्रकार से मुझे वोट लेते रहे। मैं पूछता हूं, कहते साहब यहां चुनाव आते हैं तो जातियों में भड़का करके वोट देते लोग, काम की कोई जरूरत नहीं होती। आज हालात बहुत गंभीर है, देश के बहुत गंभीर हालात है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? आज हमारी बेरोजगारी, बहनों बताओ, चूल्हा चलता है क्या अच्छे से? कितना मुश्किल से चूल्हा चलता है, इतना मुश्किल, इतना महंगाई बढ़ गई, कोई सोच भी नहीं सकता। जब चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री जी, तब कहा था मैं ये महंगाई दूर कर दूंगा, ये गैस सिलेंडर 400 रुपए का है, इसको मैं कम कर दूंगा। एक छोटी घोषणा की कि मुझे मुफ्त में कनेक्शन करेंगे, गरीब का मुफ्त में सिलेंडर देंगे।
उनका चूल्हा छुड़वा दिया और योजना बंद कर दी। अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी ने कहा, अपनी जो पैदल यात्रा कर रहे थे, तो कहा अशोक जी आप इन बहनों के चूल्हे बंद हो गए, इन गरीब आदमियों को सस्ता गैस दे। जब 400 थे तो मोदी जी सर पे चढ़ के वो सिलेंडर 400 का सिलेंडर चढ़ करके जनता को बताया कि देखो माफिया काम देते और मुझे बनाओ प्रधानमंत्री, मैं कम कर दूंगा। कितने कर दिए? 400 के 200 हो गए क्या? 400 के 1150 घर तक 1200 अरे 400 रुपए का सिलेंडर बताकर महंगा बता करके आप 1150 1200 रुपए दे रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? लेकिन हम सहन कर रहे, महंगाई सहन कर रहे, बेरोजगारी सहन कर रहे। मेरे नौजवान भाई क्या खड़े 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात कही। आज करोड़ 8-9 साल में कितने होते हैं? 18 करोड़ लोग बेरोजगार। आज 1 करोड़ लोगों को भी मिलेगा। आज उनको भी नौकरी नहीं, खाली पड़े सब, ना वैकेंसी ना नौकरी है। किसानों की हालात बहुत बुरे, काले कानून आए 3, सड़कों पे बैठे रहे आपके भाई 1 साल तक। 50 डिग्री टेम्परेचर में मेरी बहनों भाइयों, 50 डिग्री टेम्परेचर पर और -3 और 4 डिग्री किसान वहां बैठे रहे। उसके खिलाफ आतंकवादी बताया उनको कि अपने आप उनके चले जाएंगे। लोगों ने कहा किसानों से पंगा लिया है प्रधानमंत्री जी, ये किसान पीछे हटने वाले नहीं है, उनको काले कानून वापस लेने के लिए। 700 लोग शहीद हो गए वहां पर, हमारे किसान। अरे अपने भाई थे वो हमारे लिए संघर्ष करते करते शहीद हो गए। आज क्या हो रहा है? एक एमपी को बचाने के लिए, मात्र एक एमपी को बचाने के लिए हमारे देश की वो बहनें जो हमारी खिलाड़ी थी, जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं, आज 2 महीने से वो सड़क पे घसीटा जा रहा है। जब वो गोल्ड मेडल लाई, इस देश का नाम किया, एक गोल्ड मेडल आता है देश के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उस बच्ची को, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आज वो लड़कियां आज जो है वो सड़क पे दिल्ली में घसीटा जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इतना ही कहा कि हमारा शोषण करता है, ये हमारे साथ छेड़खानी करता है, बहुत नियत है इसकी। कोई लड़की सारे बाजार में आकर देखेगी मेरे साथ में गड़बड़ किया, वो झूठी हो सकती है। आज उसको एक को बचाने के लिए सब काम हो रहा है। पूरा किसान उन्मोलित है, पूरा देश उन्मोलित है इस बात के लिए, लेकिन तानाशाही है उन 2 लोगों की। सिर्फ 2 लोगों की तानाशाही है, कोई बोलता नहीं है। कभी किसी एमएलए किसी एमपी को बोलते सुना आपने पार्लियामेंट के अंदर? विपक्ष के लोग ही बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो दूसरे लोग मुंह नहीं खोल सकते। कोई खिलाफ बोलता है, आज मैं खिलाफ बोल रहा हूं, कल ईडी मेरे घर पे आ जाएगी, गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये हालात है देश के। तो मैं ज्यादा बात नहीं करके आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी पानी की समस्या का मैं समाधान करूंगा। नहर के लिए मैं लगा हुआ हूं। पिछले बार सरपंच साहब आए थे, प्रधान जी भी मेरे पास थे, इन्होंने अंबेडकर भवन के कमरे की बात की, हमने तुरंत कह दिया कि हम बनाएंगे। और अभी इन्होंने बहुत गंभीर समस्या बताई है पानी निकासी की। पानी निकासी की गंभीर समस्या बताई है, ये हम करवाएंगे नहीं। आपके अभी लुकड़िया में मैंने स्कूल खुलाया है,
मैंने 5वीं से 8वीं कराया उसको। अभी मैं जाऊंगा वहां पर, वहां मांग करेंगे लोग, यहाँ भी कितने लोग आए लुटिया से? यहाँ लुटिया में एक 3 सेट बनाने की घोषणा करता हूं। आप देख, इस स्कूल के अंदर 2 कमरे मांगे मेरे से, 2 तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है इतना भी, क्योंकि मैंने 4 बचे मेरे पास, सारा बजट में खर्च कर चुका हूं, लेकिन 2 तो नहीं, लेकिन 1 कमरा आपसे बनाने की घोषणा करता हूं। और जितनी भी आपकी मांगे हैं वो उन पे गहनता से विचार करूंगा। जो जो काम होने वाले हैं उन सब कामों में विचार करूंगा। कालवास के लोगों का, बहनों भाइयों का प्यार चाहिए मुझे, ताकत चाहिए मुझे आपकी। आप ताकत दोगे तो इस ताकत को उपयोग में करूंगा। आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए मैंने तारानगर के अंदर एक नेचर पार्क बनाया है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहे। मैं चाहता हूं मेरा क्षेत्र हरा भरा रहे, साफ सुथरा रहे। तो मैंने तारानगर के अंदर एक शुरुआत की। एक 18 बीघा के अंदर एक बहुत बड़े पार्क का निर्माण किया है और शानदार पार्क का निर्माण किया है, जिसमें गांव के लोग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं देखने के लिए। एसडीएम कोर्ट, हमारे एसडीएम साहब बैठे, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे यहाँ कोर्ट में जो कोई आते हैं किसान भाई, उनको बैठने तक की जगह नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इनके नाक के नीचे, इनके मुंह के सामने हमने 18 बीघा पार्क बना दिया, शानदार। लोग जाते हैं देखने के लिए। अब कोई जाएगा इनके पास में, ये किसी गांव में गए होंगे, कोई इंतजार करे होंगे, तो वहां पार्क में जाकर आराम से घूमेंगे, वहां बैठ के आराम करेंगे। मैं चाहता हूं ऐसा प्रत्येक पंचायत में हो। मैंने वीडियो साहब को, एसडीएम साहब को कहा है कि जहां जहां जमीन है हमारे पास उपलब्ध, जिसको हम इसमें काम ले सकते हैं, वहां वहां चिन्हित करो। एक तो हमने चिन्हित कर दिया, साहवा चिन्हित कर दिया हमने करमचंद जी के और महेंद्र खान जी के क्षेत्र में। हमारा इकबाल भाई भी बैठा बाय करना पड़े वो मार खातर। तो जहां जहां जमीन है वहां 1-1 करोड़ की लागत से मैं नेचर पार्क बनाऊंगा। आपके यहाँ पे जिस जगह होगी, आपके पास जगह होगी तो निश्चित जगह किस्म देखनी पड़ेगी। डीओ साहब को मैं निर्देश देना चाहता हूं, प्रधान जी, एसडीएम साहब, आप यहाँ आए हैं तो हमारे किसान भाइयों को, नौजवानों को अच्छा घूमने के लिए, बहनों भाइयों घूमने की बात की जाए, जगह है तो देखो, का प्रस्ताव भेजो, हम कलेक्टर से बात करके 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव चौधरी राजेंद्र सिंह से संपर्क करो। पहले जमीन के लिए कागज पेश करो इन लोगों अधिकारियों के पास, और उसके पास में राजेंद्र सिंह से जाकर के कॉन्टेक्ट करो, तब जाकर के हमारा पार्क बनेगा, शानदार पार्क बनेगा, यादगार रहेगी। जैसे मैंने कहा कि कुआ मैंने चालू करवाया, स्कूल भी मैंने बनवाया, इनके उद्घाटन भी मैंने किए थे, शानदार प्रोग्राम हुए थे। आज मोसी जी कह रहे थे कि मेरे रिश्तेदार ये गांव है, मोसी जी हमारी तो सारी रिश्ता नहीं है। तो मेरे हम दिल से जुड़े हुए हैं। एक चुनाव विकास पे लड़ जाओ, एक चुनाव विकास पे लड़ोगे, आने वाला जनप्रतिनिधि कोई भी होगा भविष्य का, उसको विकास कराना ही पड़ेगा।
लेकिन आपने विकास को ध्यान में नहीं रखा, कामों को ध्यान में नहीं रखा। ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा जो विकास की बात तो बहुत दूर, विकास की बात तो बहुत दूर, वो किए हुए काम भी रोक देंगे, रोकने रोके नहर के। इन बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, बताना भूल गया मुख्यमंत्री जी। उन गरीब महिलाओं को वो सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। ये रात कैंप के दर्शन में रजिस्ट्रेशन कराया, जिन जिनको गारंटी दी है उनको 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बोलो मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इतना शानदार काम करने वाला। हम सब लोग बराबर उनसे मिलते रहते, सुझाव देते रहते। आज जो है, आज मैं कलेक्ट्रेट के आगे से आ रहा था तो एक किसान भाई मुझे मिला। मैंने कहा अभी धरना चल रहा है क्या आपका? कि साहब धरना चल रहा है। मैं वहां गया था एक बार धरने में, उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन देंगे, आपके घर पे आएंगे। मैंने कहा मेरे किसान मेरे घर पे क्यों आएगा? मैं जाऊंगा किसान के पास, वहां जाके ज्ञापन दूंगा, मैं उनकी बात सुनूंगा, मेरी बात कहूंगा। मैं गया उनके बीच में, मैं कलेक्टर को कहा कलेक्टर साहब वाजिब मांगिए, इनकी वाजिब मांगिए। आज उन मांगों के लिए धरना दे रहे, हम साथ देंगे। आप इनकी व्यवस्था करना, इनको पानी को खाने की तकलीफ नहीं होगी। अशोक गहलोत ने हर आदमी के लिए 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था कर रखी है। आप शहर में जाओगे तो इंदिरा रसोई चलती मिलेगी आपको, 8 रुपए के अंदर शानदार खाना खा सकते हो आप, शानदार खाना। मैंने कहा इस खाने से इंदिरा गांधी रसोई से भोजन मंगा देना है किसानों को, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज मेरे किसान को पता वो खाने पीने की तकलीफ होती कि शानदार खाना खाने। आप तो पान नसीब है वो शानदार खाना। आज ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम है, ये सारी चीजें कहना चाहिए। कहना चाह रहा हूं बार बार कि समय का वक्त का ख्याल रखना। आप विकास को आगे रखोगे, जाति धर्म को भी आगे लाने दोगे, भाई भतीजावाद को भी आगे रखोगे। तो रिश्तेदार आ जाएगा मोदी जी जैसा, नहीं वो पर काम या करना उल्टो तो बाइडो किसी आदमी हूं बचनों चाहिए पन के दे थे सारे काम बड़ा हो जान कई गांव के लोग आऊंगा मदन जी बोलो ना या पाटिया जी मैं अध्यक्ष बनाए यदि आगे समाज का लोग कोई तारानगर में आके कोई सावा में आके कोई सरदार समाज की कहेगा कि आपको नहीं आपको ऐसा काम करना है तो मदन पांड्या मजबूत कैसे होगा? ये कैसे आगे बढ़ेगा? आज ऐसे लोगों को कहो कि तुम तुम्हारे गांव को देखो, हम हमारे गांव को देखेंगे। ऐसा जवाब दोगे, ऐसा जवाब दोगे वो आएंगे नहीं। वो अभी मैं दावड़ी में था, किशन जी आपकी पंचायत है, बुढ़ावड़ी छोटी बुढ़ावड़ी में दोनों से लोग थे। लगे बुढ़ाड़िया जी ये डूंगर से पूरा माइनर चालू कर दो। मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले हम वादा करते हैं कि हम एजेंट नहीं बैठने देंगे दूसरी पार्टी का। मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा मैं जाके, आप बिल्कुल बताना हम मन से कह रहे, हम विकास के नाम पे वोट देंगे और मांगेंगे। कालवास के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपना रिश्ता है, अपना जुड़ाव है, इस जुड़ाव में आपने पहले भी साथ दिया है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ करके एकजुट होकर के आप विकास के नाम पे चुनाव लड़िए और विकास के नाम पे चुनाव लड़ोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। जो काम शुरू किए वो 5 साल में पूरे नहीं हो सकते। एक कामों को पूरा करने के लिए मुझे 10 साल तो चाहिए। 10 साल के अंदर ये बड़ी बड़ी योजनाएं 300 करोड़ की योजनाएं लेके आए। इन योजनाओं को पूरा करने का टाइम चाहिए मेरे को।
और टाइम दोगे तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तारानगर का नक्शा बदल दूंगा। तारानगर का कुल्लू जिले में 1 नंबर का शहर कर दूंगा। तारानगर में गांव में एक सड़कें नहीं छोड़ूंगा। विकास की चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सब मामलों के अंदर तारानगर 1 नंबर पे होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप पिछली बार साथ दिया और इस बार भी आप भरपूर साथ दोगे। इसी उम्मीद के साथ आपका सेवक हमेशा जनता के बीच में रहेगा कि आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।